अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम वार्निंग शो में रऊफ ताहिर साहब, गुलिन नौखेज़ अख्तर साहब और सादिया आपको कहते हैं खुशामदीद। सबसे पहले आज की वार्निंग हेड्स। टेक्सला, पीटीआई फिर मुंह की खाई, रिश्ते का मसला, सियासी कज़नों में इख्तलाफात बढ़ गए। सुषमा स्वराज, झूठ बोलने का नया रिकॉर्ड, खुदी की आबी दहशतगर्दी। ट्रंप हैलरी मुबाहिसा, वक्त कम मुकाबला सख्त। परवेज मुशर्रफ के कमर दर्द का इलाज, डांस थेरेपी। सयाहत का आलमी दिन। आज की तस्वीर अमेरिका के लम्बू जी। आज की किताब बेअमाल लोग और इसके शायर हैं असद रिजवी साहब, लेकिन इसे हम प्रोग्राम के दौरान डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम जिस खबर पर बात करेंगे वो है टेक्सला में होने वाला PP7 में ज़िमनी इंतखाब, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने कामयाबी हासिल की और PTI दूसरे नंबर पर रही। किस नज़र से देखते हैं आप इस कामयाबी को रऊफ ताहिर साहब? ज़ाहिर अच्छी नज़र से देखना चाहिए इस कामयाबी को। ये जो जी पिछले 1.5-2 महीनों में लोग सब अच्छी नज़र से तो देखते हैं, PTI फिर शोर मचाने लग जाती है ना। 4 इलेक्शन हुए हैं, ज़िमनी इलेक्शन पंजाब में। इनमें से 2 कौमी के थे, एक जेल में हुआ जिसमें आपके दोस्त फवाद चौधरी साहब जिन्हें परवेज लाई साहब ने इंटरनेशनल नोटा करार दिया था, वो PTI की तरफ से उम्मीदवार थे, वो हारे। वो खैर नून लीग की अपनी सीट थी जो उससे दोबारा जीत ली। उन्हीं दिनों में उधर बुरे वाले में इलेक्शन हुआ जिसमें नून लीग जीत गई, लेकिन फतह का मार्जिन बहुत कम था। वो जो खातून हारी PTI के टिकट पे कोई 1200-1300 वोटों से सिर्फ हारी, 12 वो भी जीत गई। जीत तो जीत होती है ना जी, चाहे एक रन से हो और चाहे एक विकेट से आप जीते, इमरान खान की जुबान में अगर बात की जाए तो उसके बाद चीचा वतनी में इलेक्शन हुआ जी। वो सीट जो थी वो PTI की सीट थी और वहाँ जो राय बरादरान है वो प्री पार्टीशन से वो सीट जीतते आ रहे थे जी, 3 नस्लों से। और पिछले इलेक्शन में वो जितने वोट उन्हें हासिल किए थे राय हसन नवाज साहब ने, इस बार उनका भतीजा इलेक्शन लड़ रहा था तो 25,000 वोट उनके कम हुए। अगर खान साहब ने वहां भी जलसा किया, ये गोया अमूमी तासुर ये था कि ये शेर के मुंह से नवाला छीनने वाली बात है। 25,000 तो रुपए कम हो जाए तो बंदे को लेकिन वो सीट भी मुस्लिम लीग नून ने जीत ली, वो उनकी सीट थी PTI की, 15,000 वोटों से जीती। और कल के इलेक्शन की खास अहमियत ये थी सूबाई इलेक्शन की कि यहाँ बड़ा जोर का मार का हुआ जी, या वो मार के करान पड़ा, मुहावरे की जुबान में घुमसान करान पड़ा। तो इसमें चौधरी निसार अली खां जो माशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून की आबरू है और वज़ीर दाखिला है और मुस्लिम लीग के स्टालवार्स में शुमार होते हैं, दोनों मियां बरादरान के ज़ाती दोस्तों में उनका शुमार होता है। कुछ सीटें होती है ना जो इज्जत की वो बन जाती है, बात इज्जत का मसला बन जाती है। तो उनके हरीफ थे जी गुलाम सरवर खां, वहां पे उनके देरीना हरीफ है। तो 2013 के इलेक्शन में गुलाम सरवर खां साहब जो है ये काफ लीग में रहे, मुशर्रफ के दौर में वजीर रहे, फिर PTI ज्वाइन कर ली। तो 2013 का इलेक्शन जीते कौमी का, और उसके नीचे इनके दोनों भाई BMPA बन गए। उनमें एक सिद्दीक खान साहब थे, बदकिस्मती से कुछ अर्सा पहले उनका इंतकाल हो गया और ये सीट खाली हो गई। इस सीट पे 2013 में चौधरी निसार अली खां साहब ने भी किस्मत आजमाई की थी MPA की सीट पे, और वो कोई 1,000 से भी कम वोटों से हार गए थे चौधरी निसार अली खां साहब। तो इस बार फिर बड़ा जोर लगा जी, और वो पनामा लीक्स और पता नहीं क्या क्या प्रोपेगेंडा और ये वो सारा मामला है। फिर शेख रशीद का पड़ोस भी है, पिंडी की सीट है ये बुनियादी तौर पे। तो इस बार तो कमाल होगा गुलिन नौखेज़ अख्तर कि हमदर्दी का वोट भी होना चाहिए था ना, कि मरहूम MPA जो है उनका बेटा इलेक्शन लड़ रहा था अम्मार, फिर अपना गुलाम सरवर साहब भी जोर लगा रहे थे, कप्तान भी वहाँ पे कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए जलसा कराए थे। इसके बावजूद भी वहाँ मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार जीत गया जी। तो ये रऊफ साहब तकरीबन 7,000 वोटों से जीता जी मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार। तो ये आप वैसे कह सकते हैं, हैट्रिक भी कह सकते हैं। नहीं, इसको चौथी दफा हुआ है ना ये फोर्ट्रिक। टेट्रा कह लें, टेट्रा भी 4 को ही कहते हैं। 4 तो ये बोलने में आसानी है। इन दिनों में जब खान साहब माशाअल्लाह हवा में तलवारें चला रहे हैं और रायबंद फतह करने का ऐलान फरमा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ फरमा रहे हैं जोश जुनू में, क्या कुछ अगला फिक्र मैं नहीं कहता हूँ।
وہ انہوں نے کہہ دیا تھا سیاسی قدم کے بارے میں فساد برپا ہو گیا دونوں قصدوں کے درمیان. تو وہ جی یہ صورتحال بنی ہے ماشاءاللہ. 1.25 سال رہ گئے الیکشن میں غالباً, اور خان صاحب جو ہے وہ مسلسل ڈھلوان کا سفر ہے ان کا, اور اوپر سے نیچے کی طرف چلے آ رہے ہیں, اور کوئی فکر نہیں ہے جی. فکر ہے تو یہ جلسے کرنے کی, جلوس نکالنے کی, شہر بند کرنے کی, دھمکیاں لگانے کی, اوئے توئے کرنے کی, بس اس چکر میں پڑے کر رہے ہیں نا. ادھر سے وہ فیصل باؤڈا جو ہیں, آپ نے کوئی بیپر تو نہیں لینا؟ جی بالکل, آپ نے صحیح یاد کرایا اور صحیح گیسٹ کیا. اس وقت سینئر صحافی عبداللہ طارق سہیل صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم عبداللہ طارق سہیل صاحب. جی وعلیکم السلام. عبداللہ بھائی یہ بتائیں کہ یہ جو کل اپنا پی ٹی آئی کو ٹیکسلا میں شکست ہوئی ہے, اور یہ تو پی ٹی آئی کا بڑا مضبوط حلقہ سمجھا جاتا ہے نا, غلام سرور خان کا حلقہ, اور یہ سیٹ بھی انہی کی تھی, اور الیکشن بھی مرحوم ایم پی اے کا بیٹا لڑ رہا تھا. اب ایک ہمدردی کا ووٹ بھی ہوتا ہے. عمران خان صاحب بھی وہاں چکر لگائے تھے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے. اس کے باوجود تقریباً 7,000 ووٹوں سے وہاں سے مسلم لیگ نون کا امیدوار جیتا ہے جی, اور باقی گزشتہ جو بھی 3-4 الیکشن جیتے ہیں مسلم لیگ نون نے. تو بتائیے اس ٹرینڈ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں عبداللہ بھائی؟ یہ ایک واضح ٹرینڈ ہے. یہ ٹیکسلا کی جو سیٹ تھی اس میں تحریک انصاف نے کوئی 700-800 ووٹوں سے مسلم لیگ کو شکست دی تھی عام انتخابات میں. تو اب اگر یہ مقابلہ برابر کا رہتا, یعنی جو تھوڑے سے اپ ڈاؤن آتے ہیں اتنے ہی ہوتے, تو تحریک انصاف یہ 500-700 ووٹوں سے ہر جاتی, تب بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ ووٹوں کی ریشو وہی رہی ہے. لیکن وہ 7,000 ووٹوں سے ہری ہے, جبکہ حکومت کے امیدوار کو عام طور پر پاپولیرٹی میں کمی کا سامنا ہوتا ہے. تو اس کا ایک ہی مطلب نکلتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کی جو سیاست ہے, عمران خان کا جو انداز ہے, جو اسلوب انہوں نے احتجاج کا اپنایا, اور جس طرح ایک ہی ضد پر وہ اڑے ہوئے ہیں, اس سے مجھے لگتا ہے کہ عوام کی ایک تعداد اب چڑنا شروع ہو گئی ہے. ورنہ یہ 7,000 ووٹوں سے شکست کا کوئی جواز بنتا ہی نہیں ہے. اگر شکست ہوتی بھی تو 500-700 ووٹوں سے ہوتی. 7,000 ووٹوں کی شکست کا مطلب کچھ اور ہے. صاحب یہ بتائیے گا, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں عوام چڑھنا شروع ہو گئی ہے, تو یہ اس چڑچڑاہٹ کے اثرات ہمیں 30 ستمبر کو بھی نظر آئیں گے اڈا پلاٹ میں؟ ہاں جی, یہ مجھے بالکل لگتا ہے اس کے اثرات نظر آئیں گے. پچھلے آپ نے یہ 3-4 مہینوں کے آپ دھرنے اور ان کے جلسے دیکھ لیں. پشاور سے شروع ہوا, پھر اسلام آباد آئے, اس کے بعد پھر لاہور آئے, پھر کراچی آئے. تو ہر جگہ میں نے جو ایک بالکل آبجیکٹو جائزہ لیا وہ یہ تھا کہ 5-7 ہزار کے درمیان حاضری رہی ہے ان کی, جو کہ انتہائی مایوس کن ہے. اتنی گیدرنگ تو جماعت اسلامی اور JUI کے لوگ بغیر کسی بہت بڑی کمپین چلائے اپنے جلسے میں اکٹھی کر لیتے ہیں. مسئلہ گیدرنگ کا نہیں ہے, مسئلہ ان کا یہ ہے کہ یہ اس دن کوئی ہنگامہ آرائی یا رائیول کی طرف مارچ کر کے حالات کو خراب کرنے کی کوشش نہ کریں. گیدرنگ ان کی زیادہ نہیں ہوگی. بہت شکریہ سر. اچھا جی سعدیہ, ایک چیز ہم نقطہ بھول گئے یہاں کہ پیپلز پارٹی بھی تو ہے نا, 70 والی پیپلز پارٹی بھٹو کی, اور پھر مسلسل ان کے ساتھ ووٹ لے گئے ہیں وہ. ہاں ووٹ انہوں نے جی پچھلی دفعہ لیے تھے 14,529. اچھا, تو اور اس بار 5,614. چلے کچھ ہے تو صحیح نا, آپ اتنے مایوس لہجے میں مایوس نہیں ہو رہا ہوں, لیکن یہ ابھی دیکھیں ان کا کچھ ووٹ بینک باقی تو ہے نا. ہاں نہیں, ویسے جماعت اسلامی نے بھی اس بار 1620 ووٹ لیے تھے 2013 میں, اور اب میرا خیال اگر لڑتے تو پتہ نہیں کتنے کے ووٹ ہوتے. ابھی یہ طے کرے گا, ابھی 1.5-2 سال بعد طے کریں گے نا. 1.5-2 سال بعد جب الیکشن ہوگا دوبارہ سے, اور اس میں یہ بات بتائی جائے گی, عوام یہ فیصلہ کریں گے کہ آیا انہوں نے مسلم لیگ نون کی پرفارمنس کو ووٹ دیے ہیں, یا پھر انہوں نے عمران خان کے صرف دھرنوں اور اس طرح کے غیر سنجیدہ حرکتوں کا جواب دیا. ناظرین, کچھ بات کرتے چلیں. عوام کے چڑچڑے پن کی بات کر رہے تھے ابھی عبداللہ طارق سہیل صاحب نے بھی یہ بات کی کہ عوام میں چڑچڑا پن آتا جا رہا ہے اس وقت عمران خان صاحب کے بیہیویئر کی وجہ سے, ان کی غیر سنجیدگی سے.
सियासी कजन्स के दरमियान भी चिड़चिड़ापन आता जा रहा है, उनके दरमियान भी कुछ इख्लाफात जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। क्या कहते हैं रऊफ साहब, ये भी उसी चिड़चिड़ेपन का शिकार हो गए हैं? देखिए, ये जो ताज़ा वाक़या हुआ है ना, ये बड़ा खौफनाक वाक़या हुआ है। ये जो जुमला कहा गया है, अब आपने सारी तफसील बतानी है, क्योंकि वो उसका पंजाबी में तो बड़ा बुरा मतलब। कल वो 4 दिन के लिए आके बैठ गया लाहौर में जी, धरना कामयाब बनाने के लिए, या वो जो रायमंड या अड्डा प्लाट मिस एडवेंचर है उसके लिए। तो अखबार वालों ने पूछा हमसे कि जो वो सियासी कजन जो आए थे माशाल्लाह, वो लंदन वापस चले गए, तो सुना को नाराजगी वगैरह भी है आपको उनके साथ। खान साहब से पूछा? खान साहब से पूछा। तो वो मौसूफ फरमाने लगे, नाराजगी किस चीज से? मैंने कोई रिश्ता लेने उनकी तरफ जाना था। ओह माय गॉड। यार नौखेज अख्तर, आप सब्र करें, यानी आप पंजाबी में किसी भी जुबान में, किसी भी जुबान में इसका रिश्ता तो सभी में आता ना, और मफहूम जो है, यानी मैंने उनके रिश्ता लेने जाना था। लाहौल वला कुव्वत। और मैं तो एक सियासी जद्दोजहद कर रहा हूँ, सभी के पास जा रहा हूँ। आपके ज़हन पर आजकल शादी सवार है ना जी? नहीं, वो उस बार भी सवार थी। 2014 में भी याद है जब उन्होंने कहा था कि भाई जल्दी नया पाकिस्तान बनाओ ताकि मैं शादी कर लूँ। बिल्कुल ऐसा ही। पुराने से निकाह नहीं हो सकता। और फिर ये भी सुना कि उस दौरान उन्होंने कर ली थी, अगर इनकशाफ में किया था वो रिहाम खान। ये सुना उनकी किताब भी आ रही है रिहाम खान की जी, हाँ वो भी सुना वो आ रही है। अच्छा, तो अब जनाब ये है कि वो रिश्ते की बात कर दी उन्होंने, जिसपे जाहिर बात है तो गाली है ना एक तरह से, ओए तोए फलान टमकान के बाद आप रिश्ते तक बात पहुंच गई यार, यानी हद हो गई। और इस पे उन्होंने भी एक्शन लिया। इस पे उन्होंने यानी खुर्रम नवाज गंडापुर जो है, जो तारुक कादरी साहब की पैट के जनरल सेक्रेटरी गालिबन, उन्होंने इसमें बड़े सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया और कहा उन्होंने बड़ी ज्यादती की हमारे साथ। और वो जो अलामती वो नुमाइंदगी होनी थी ना, 2-4 बंदे चले जाते, उन्होंने कहा अब ये भी नहीं होगी। ठीक है, अब ये भी नहीं होगी, अलामती नुमाइंदगी भी नहीं होगी। यार मौलाना मशहूर ने बड़ा दिलचस्प तबसरा किया है जी। उन्होंने कहा ये क्या मसला है कि जब भी खान साहब को सियासी तहरीक शुरू कर रहे होते हैं तो ज़हन पे वो रिश्ता सवार होता है, बस पिछले वाला, और आप फिर कुछ के ज़हन पे रिश्ता सवार है, किसी पे। और उन्होंने कहा देखें इस तरह करें, लगता यूं है कि जिस तरह वजीर आजम की शेरवानी आपकी किस्मत में लिखी ना, तो इस तरह न करें कि यूं लगे कि जैसे रिश्ते की वाली शेरवानी जो है निकाह वाली तीसरा निकाह होगा। आप ये देखें कि माशाल्लाह उधर से हमारे जो यारे गार हैं शेख साहब, वो देखें वो भी पहुंच रहे हैं। हाँ, शेख साहब पहुंच गए हैं जी माशाल्लाह। ये देखें उनकी कमिटमेंट देखें कैसी है। नहीं, कमिटमेंट तो ये थी गुलनौखेज अख्तर कि 50,000 बंदे लेके आऊंगा पिंडी से। लेके आऊंगा नहीं, उन्होंने कहा गलत ना कहें, गलत ना कहें। अल्लाह को जानते नहीं, उन्होंने कहा था 50,000 बंदा इकट्ठा करूंगा, वो उन्होंने किया और वो वहाँ इकट्ठा करके थे, आप पे गड्डी बैठ के आ गए। अच्छा, लेके नहीं आना था उन्होंने, लेके कैसे आते? अब खान साहब जो है वो तो 4 दिन के लिए यहाँ पे आके बैठ गए हैं, फैसल वाडे को बुला लिया है, 200 बंदे वो लेके आगे, मुसल्ला बंदे जो शहरों को। और बड़ी मजेदार बात है, फैसल वाडा का मैं कल उनका देख रहा था, टीवी चैनल्स पे चल रहे थे ना उनके क्लिप, उन्होंने बाकायदा नक्शा बना के उसके ऊपर झुके हुए हैं, कुछ और लोग झुके हुए हैं, निशान लगा रहे हैं रायविंड की सड़कों पे ना। वो ऐसे नहीं जैसे हमले की तैयारी नहीं कर रही होती, पुराने बादशाह, हाँ वो फौजी नहीं होते, वो आप ला के जैसे बल्ब सा लगा के और नक्शे पे ढूंढते हैं, से आएंगे तो फिर इधर से चले जाएंगे। अजीब सा एडवेंचर उन्होंने क्रिएट किया, क्वाइट इंटरेस्टिंग। लेकिन जो शेख साहब वाली आपने बात की है ना, मैंने आपको बताया वो इंडियन कहने दें शेख साहब की बात क्या करनी, ब्रेक ले लेते हैं, उससे बेहतर है मैं ब्रेक ले लूं। चले बाद में शेख साहब की बात, आपकी बात ज्यादा बेहतर है जी नाज़रीन। जहां हम एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद मजीद वार्निंग्स आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे यहाँ लोग अपनी ज़कात और अपने सदकात अफराद ही को नहीं देते, तो बहुत से इदारों को भी ज़कात देते हैं, सदकात से उनके सुपुर्द कर देते हैं। मौजूदा हालात में ये ज़रूरी है कि हर शख्स मुतनब्बे हो जाए कि वो किन लोगों को दे रहा है, क्या फिलवाक़े वो मुस्तहिक़ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनकी ज़कात और उनके सदकात का वो खुद ही शिकार होने वाले हैं। हर मुसलमान मर्द और औरत को इस मामले में आखिरी दर्जे में मुहतात रहना चाहिए, ये उसकी दीनी, अखलाकी और कौमी जिम्मेदारी है। ये पैगाम वफाद आमा के लिए वज़ारत इत्तलात व नशरियात हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
वेलकम बैक नाज़रीन। और आप कुछ शेख साहब के बारे में बात करें। शेख साहब के बारे में क्या कहूँ, उनका 50,000 का वादा करना और फिर यहाँ ना लेके आना, खुद अकेले चले जाना, ये बिल्कुल ऐसे ही है जी कि वो एक इंडियन कमांडर था ना जी, फौजी, उसने अपने सिपाहियों से कहा, उसने कहा कि देखो भाई गुर तुम्हें सिखा रहा हूँ, दुश्मन से लड़ना है, पूरी जुर्रत से लड़ना है, और अगर तुम देखो कि दुश्मन ताकतवर है तो शूट वाट जानी है, यानी कि दौड़ जाना है। अच्छा। इतना कहने के बाद मसूफ कहने लगे कि चूंकि मेरी टांग में जख्म है तो इसलिए मुझे भागने में जरा देर लग जाएगी, मुझे अभी से इजाजत दें, खुदा हाफिज, निकल गए। तो ये शेख साहब का हाल है जी कि वो उनको वहीं छोड़ के कि जी मैं तो जरा फिर दौड़न दी, मैंने टाइम लगेगा, तो वो पहुंच गए। 50,000 पार्टी में उनके, आपके दोस्त की पार्टी में, आपको पता है उनके हालेदार का 50 बंदे नहीं है जी। वो हो 50 लाख बंदे हैं, वो बताते नहीं है किसी को। 50 बंदे नहीं है, 50,000 बेचारे कहाँ से लाते और जिस दिन क्या करते। जिस दिन 49 है, मुझे पता है 49 है, जिस दिन शेख साहब की शादी हो गई ना जी, अल्लाह करे उनकी पार्टी में एक रुकन का इजाफा हो सकता है। अब यहाँ के वो इमरान खान के मेहमान बन गए हैं, रोटी पानी भी यहाँ से चलेगा, फिर चूंकि खान इन दोनों कैमरे की जद में होगा ना मुसलसल, तो वो शेख साहब भी हाँ हाँ सीरी निकाल के अपनी, है ना, और सीरी भी सदके की सीरी, वो बन जाते हैं कैमरे के सामने, अगर आ जाएंगे तो मशहूरी तो हो जाएगी। हाँ, और वैसे एक बात है, अपना नौखेद अख्तर मुशाहिद हुसैन साहब ने, आवाम लीग के सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने बहुत अच्छा मशवरा दिया खान साहब को कि ये वक्त जो है ना, ये हुकूमत के खिलाफ रैलियां निकालने का नहीं है, ये वक्त इंडिया के खिलाफ रैलियां निकालने का है। काश खान साहब इस बात को समझ सकें जी। इंडिया के खिलाफ रैलियां निकालने का वक्त है, बिल्कुल सही याद करवाया आपने रऊफ साहब, क्योंकि इस वक्त मोदी जो करने जा रहा है, जिसकी धमकियां दी जा रही हैं, वो है आबी दहशतगर्दी, सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी। यूं तो इंडिया हमेशा से करता आ रहा है, लेकिन मोदी अभी कह रहा है कि खून और पानी एक साथ नहीं हो सकते। रऊफ साहब, इस आबी जारियत के नतीजे में क्या हो सकता है और पाकिस्तान इसका जवाब कैसे दे? पागल हुआ भाई जी, कुछ न कुछ सोचता रहता पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए। मेरा ख्याल है फौजी कार्रवाई का तो अब उन्होंने थोड़ा वो बैक बर्नर पे रख दिया मनसूबा, इसलिए कि बता दिया उनके अपने लोगों ने भी कि वो पैग ये मारना लग पता जाएगा, ठीक है, बाकायदा आधार शुमार के साथ के दफ्तर है। अच्छा, उसके बाद ये कि आप क्या करें जी, मोदी ने कुछ तो करना है, चुनाचे अब वो माहिरीन को लेके बैठ गया है कि जी ये जो हम पाकिस्तान के 5-6 दरिया आते हैं इंडिया से, और उनमें से 3 जो थे वो सिंध तास मुआहदा जो फील्ड मार्शल अयूब खान और जवाहरलाल नेहरू के दरमियान हुआ था 60 में कराची में, इंडस वाटर ट्रीटी जो, हाँ इंडस वाटर ट्रीटी, जिसके तहत ब्यास, रावी और सतलुज, ये इस पे इंडिया का तस्लीम कर लिया गया, और दरिया सिंध, जेहलम और चिनाब ये पाकिस्तान के हिस्से में आए। तो अब इंडिया की ये कोशिश है या ख्वाहिश है मोदी साहब की कि पाकिस्तान के खिलाफ आबी दहशतगर्दी की जाए, और पाकिस्तान का जो हक है सिंध तास मुआहदे के तहत पानी के उस हक से पाकिस्तान को महरूम कर दिया जाए। एक तो ये होगा नहीं, इसलिए कि वो तो इंटरनेशनल गारंटीज है ना जी, वर्ल्ड बैंक की गारंटी के साथ ये सारा मुआहदा हुआ था। तो चीन भी तो है आपका यार, वो तो है, और दरियाए सिंध और वो जो ब्रह्मपुत्र है उनका जो बड़ा दरिया है ब्रह्मपुत्र, हाँ ब्रह्मपुत्र, हाँ जी, वो जिसमें से ये फिर आगे गंगा और जमुना भी निकलते हैं और फिर वो बांग्लादेश तक जाता है। तो क्या वो चीन से? हाँ, वो चीन के इलाके से आता है, और कुछ और भी आदि सिलसिले हैं और चीन के इलाके से आते हैं। देखें, चीन हमारे साथ खड़ा है। अगर फर्ज किया रऊफ साहब कि ये बात सच है कि इस हद तक चीन हमारे साथ, अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो पता है खड़ा है, तो वो अगर वहां से पानी बंद कर देता है तो फिर तो इंडिया का भी बेड़ा गर्क। आपको याद है उसने एक बार धमकी दी थी इंडिया को, जब पाकिस्तान पे इंडिया प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा था, उसने कहा मेरी कुछ भेड़ें जो है ना वो तुमने चोरी कर ली हैं, भेड़ें वापस करो वरना मैं आया। फौजियों को थोड़ा सा मूव किया, उन्होंने भेड़ें भी वापस की और कहा नहीं, कांपने लगे महाराज जो थे। तो मेरा ख्याल है कि एक तो इंटरनेशनल गारंटीज, उसके बाद हमारे दोस्त चीन जो सी पैक के बाद और भी मफादात यकजा हो गए। अच्छा, एक और हकीकत मौसूफ करने चले हैं, वो खर्च करते रहे, अच्छा है, हमारा फायदा ही उसमें। MFN स्टेटस, मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस है, जो 1996 में उन्होंने पाकिस्तान को दे दिया था, मोहतरमा के दूसरे दौर में बेनजीर साहबा के। अब और उनकी ख्वाहिश थी कि हम भी उसे MFN स्टेटस दें,
बाहम तजारत के लिए कुछ खसूसी मराहत हमने तो अब तक नहीं दिया है जी। सॉरी टू कट यू रऊफ साहब, इस वक्त माहिर कानून एहसन जफर साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसन जफर साहब। हेलो जी जफर साहब, ये सुनने में आ रहा है जी कि इंडिया जो है वो सिंध तास मुआहदे के तहत जो पाकिस्तान का पानी पे हक है उसे मुतासर करने की कोशिश कर रहा है, और उसकी कोशिश है कि पानी के उस हक से पाकिस्तान को महरूम कर दिया जाए, क्योंकि यह इंटरनेशनली मुमकिन होगा जी किसी आलमी कानून के तहत। भारत ने उरी कैंप के वाक़े का बहाना बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ सख्त जंग शुरू कर दी है। सख्त जंग का मतलब ये होता है कि फौरन कोई हमला नहीं किया जाता किसी किस्म का, लेकिन ऐसी सूरत हाल पैदा की जाती है जिससे कि मुखालिफ मुल्क को तकलीफ पहुंचे, नुकसान पहुंचे, उसकी इक्तिसादी सूरत हाल खराब हो सके और उसको खुद इतनी तकलीफ हो कि वो कोई कार्रवाई ऐसी करे जिसको बहाना बनाकर वो हमला कर सके, ताकि उसके ऊपर ये इल्जाम न लगे कि उसने खुद इस मामले में पहल की है। इस हिस्से में मालूम ये होता है कि जहां उन्होंने हमें आइसोलेट करने की कार्रवाई शुरू कर रखी है, मुझे उम्मीद है कि उन्हें नाकामी होगी और हमारी सफारती कार्रवाई इसका मुकाबला कर सकेगी। तो दूसरा मसला उन्होंने छेड़ लिया है इंडस वाटर ट्रीटी का। अगरचे ये दो ममालिक के दरमियान एक मुआहदा है जो एक तरफा तोड़ा नहीं जा सकता और न इसके मामलात में कमी पाई डाली जा सकती है, जबकि दूसरा फरीक भी उसके साथ हामी न भरे तब्दीली करने के लिए। लेकिन ये जोर आवरी की बात है, जिद की बात है, इसमें अब क्या रेमेडी होंगी। कुछ लोगों का ख्याल है कि इस ट्रीटी के माफियत नहीं हो सकती। मेरा अपना अंदाजा है कि हो तो सकती है, लेकिन अभी मैं इस मामले में मुतालिया कर रहा हूँ और वह हतमी राय शायद अगले दिन कल दिन तक के दे सकूंगा। लेकिन बादियों नजर में मुझे दिखाई देता है कि ट्रीटी भी इस पर हावी होगी और इस मामले को तय किया जा सकेगा टीवी के तरीका ITW के तरीक़ाकार के जरिए से। बहुत शुक्रिया एहसन जफर साहब, माहिर कानूनदान हमारे साथ थे और उनका ये कहना था कि यकीनी तौर पर यह मसला हल किया जा सकेगा, लेकिन अभी वो इसकी स्टडी कर रहे हैं। और साथ ही साथ इस इंडियन वाटर कमीशन की बात के साथ याद आया कल सुषमा स्वराज ने जनरल असेंबली में जो तकरीर की है वो काफी मज़ाक़ खेज रही है। मुझे तो पढ़ के और सुन के हंसी आई। मोदी नजरों से देख रहे हैं ना, मोदी से तो आपकी यारी है, सुषमा का मामला मेरा ख्याल है ना ही वो मोदी तक ही ठीक है, वो तो नहीं है। वो तो खातून का तो मुझे लगता है कि उन्होंने तय किया हुआ है, जो कहूंगी झूठ के अलावा झूठ के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। उन्होंने हलफ उठाया हुआ है। तो कल जी उन्होंने खिताब फरमाया। वैसे तो वो मेला उजड़ गया है, लोग चले गए हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर 3 दिन पहले वहां से चले आए थे, ओबामा भी चले गए थे वाशिंगटन न्यूयॉर्क से। अब वो उजड़ा हुआ एक मेला है जिसमें मौसूफा ने खिताब फरमाया है जी कल, और ये उनका दूसरा खिताब है। मोदी का मोदी ने जब 2014 में इलेक्शन जीता है तो पहला खिताब उसने किया था सितंबर में, फिर 15 में और 16 में ये मौसूफा गई है वहां पे खिताब फरमाने के लिए। और जिस तरह गुलाम नबी अख्तर ने कहा, अदालतों में जब बयान देना होता है ना तो फल उठाते कि जो कहूंगा सच कहूंगा, ठीक है। तो मौसूफा ने कल जो बोला झूठ बोला, यानी इंटरनेशनल फोरम पे खिताब फरमा रही और कह रही है जी कि कोई डिस्प्यूटेड नहीं है कश्मीर। डिस्प्यूटेड नहीं थे, उत्थे प्या क्यों है मामला। हाँ, वो करारदाद जो नेहरू, जी हाँ, जो नेहरू साहब मसला कश्मीर को लेके गए, जब पिटाई शुरू हुई वहां पे 48 में, वो लेके गए अप्रैल 48 की करारदाद। उसके बाद नेहरू के बैन अवी वादे, भुट्टो सोरेन सिंह मुज़ाकरात और सारे मामलात, और उसके बाद फिर और फरमाया कि कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं हो रहा जिस हवाले से कहा जा रहा है ना कि वहाँ कुछ केस प्लीड किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और वहाँ कल मैं देख रहा था जी इंडिया के एक चैनल में कमाल उन्होंने एक सर्वे किया। कुछ लोग हैं इंडिया के भी सहाफी ऐसे हैं, इक्का दुक्का कोई हैं कुछ सच की तस्वीर को सामने ले आए। तो वो खातून ने एक सर्वे किया जी, और उसमें उन्होंने लाइव प्रोग्राम में पूछा कि आप कश्मीर की आज़ादी चाहते हैं या नहीं। तो रऊफ साहब 70% जो वोट आए वो ये थे कि आज़ादी चाहते हैं। उन्होंने चैनल पे दिखाया। इसमें क्या शक। तो अब मुझे बताएं इसके अलावा और क्या चारा रह जाता है फिर, कि आप अगर कहें कि जी वहाँ कुछ पूरी दुनिया का मीडिया वो दिखा रहा है जो कश्मीर में हो रहा है, तो आप वहाँ पे बैठ के स्वराज को तो हमारी मलिया लोधी ने
बखूबी जवाब दे दिया। अच्छा, एक और दिलचस्प बात हुई है, शिव सेना का नाम आपने सुना होगा। शिव सेना, ठीक है, ये मोदी की जो है, ये RSS जो है, इन सब की माँ जो है, इंतहा पसंदों की बीजेपी, और ये बीजेपी उसका पॉलिटिकल चेहरा है। तो शिवसेना ने जुलूस निकालने शुरू कर दिए जी। वो मोदी से कह रही है, धमकियां तो तुम लगाया करते थे कि आऊंगा तो पाकिस्तान को सबक सिखा दूंगा और ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और सीना चौड़ा करके नवाशी फिर रहे हैं, 56 इंच का सीना चौड़ा करके नवाशी फिर रहे हैं और हमें तनहा करते चले जा रहे हैं। ये जो उन्होंने न्यूयॉर्क में जो प्राइम मिनिस्टर की एक्टिविटीज रही, मुलाकातें और मसला कश्मीर पे तायद हिमायत मियाँ साहब की, तो जनाब मुबारक हो शिवसेना को, आपके वजीर आज़म का सीना जो है ना 56 इंच का सीना है, कैसे चौड़ा करके फिर रहे हैं आपके वजीर आज़म साहब। अच्छा, हाँ, और उधर कपकपी तारी है। अच्छा जी, सब बनिए पे। अच्छा, उनके शायद खुद आप पे, आपके दोस्तों पे, यानी आप वो कह सकते हैं, आपने नहीं कहना, मैं नहीं माफ करूंगा भाई, वो दोस्त वो कह रहे हैं ना मेरे दोस्त। हमने कहा सुषमा स्वराज को आपकी फूफी नहीं, देखिए, इसलिए इस तरह करे आप, वो कल आपने हिलरी क्लिंटन को उसकी आंटी बना दिया है, आज सुषमा स्वराज को उसकी फूफी बना दिया। वो इसलिए आज कर दिया, इसलिए आज कर दिया। हिलरी की हद तक ठीक है, हिलरी की हद तक। हाँ, हिलरी की हद तक। हिलरी से याद आया, ट्रंप और हिलरी के दरमियान मुबाहिसा भी हुआ है रिसेंटली, और हिलरी ने मुसलमानों से भी अपील की है वोटों की, वोट देने की। क्या कहते हैं रऊफ साहब, वक्त बहुत कम रह गया है, अमरीकी सदारती उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन की, ये तो उनका तरीकाकार होता है ना कि जब सदारती इलेक्शन होते हैं तो वो एक ग्रेट डिबेट वहाँ पे करते हैं आपस में उम्मीदवार। उस सिलसिले का पहला मुबाहिसा रात हुआ है जी, और जिसे कोई 10 करोड़ों लोगों ने देखा है, जाहिर बात है। हमारे टीवी चैनल्स ने भी वहाँ उस वक्त रात के 9-10 बजे थे, हमारे यहाँ सुबह थी उस वक्त, तो हमारे टीवी चैनल ने भी वो दिखाया है। तो बज़ाहिर तो मेरा ख्याल है गुलनौखेज़ अख्तर, हमारी हमदर्दियाँ मेरी हिलरी के साथ और आपके दोस्त के साथ, मेरे दोस्त जीतते तो नहीं, लेकिन अभी मामला बराबर। हाँ, बराबर है। कल भी उन्होंने, हिलरी ने अपना मकसद बड़े जोरदार तरीके से बयान किया, इकोनॉमी बेहतर हुई है, बेरोजगारी में कमी आई है, सेहत की सहूलतें बेहतर। अच्छा, जेस्चर बड़े काउंट हुए हैं कि आप गुफ्तगू करते वक्त क्या आपका लहजा, बॉडी लैंग्वेज आपकी क्या थी, ये सारी चीजें काउंट होती हैं। हाँ, तो ठीक रहा। अगर हिलरी पिछले दिनों वो बीमारी से गुजरी है, अभी इसमें एक मेरा ख्याल है एक डिबेट और होगी, तो इसमें अपना उन्होंने कहा कि इराक का हवाला दिया उसने, ट्रंप ने, तो हिलरी ने कहा कि उसके तो आप हामी थे इराक के बारे में। इजराइल का जो उसने कहा है कि यरूशलेम वाला जो हवाला दिया, हाँ, वो तो ट्रंप ने तो मुसलमानों को मजीद नाराज कर लिया, अरबों और मुसलमानों को। उसने कहा कि वो जो यरूशलेम है ना, बैतुल मक़दस जो है, वो असल में अनडिवाइडेड बैतुल मक़दस का जो शहर है यरूशलेम, वो इसराइल का दारुल हुकूमत होना चाहिए। जबकि हिलरी ने 2 रियासती फार्मूला दिया है कि फलस्तीन की रियासत को भी तस्लीम किया जाए और इसराइल का भी वजूद का हक जो है ना उसे तस्लीम किया जाए। और इसके अलावा हिलरी ने जिस तरह इन्होंने कहा है कि मुसलमानों से और पाकिस्तान से अपील की है कि अगर वो चाहते हैं कि एक इस्लाम दुश्मन और पाकिस्तान से नफरत करने वाला शख्स जो है वो व्हाइट हाउस में दाखिल ना हो, तो मुझे सपोर्ट करें। और फिर बाकायदा वेबसाइट बना ली है जी, पाकिस्तानी अमरीकी हिलरी वेबसाइट के नाम से उन्होंने। मुबारक हो जी, आपकी आंटी ने वेबसाइट बना ली, पाकिस्तान अमरीकी और हिलरी। और ऐसा पहली दफा हो रहा है कि कोई अमरीकी सदारती उम्मीदवार इस तरह से कैंपेन कर रहा है। बल्कि हमने तो पिछले दिनों पढ़ा था जी कि हुमा नामी एक खातून है, पाकिस्तानी है वो इन्हें सपोर्ट कर रही है, बल्कि इनकी सेक्रेटरी है गालिबन, और इनके स्टार में बहुत करीब है जी, बहुत करीब हैं। लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। अभी तो हमें जो वक्त बता रहा है वो है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मिलते हैं यहीं। पाकिस्तान के लिए बात करते हैं तो वो जिस तरह बात करते हैं, तो उनकी वो बातें जो उन्होंने कश्मीर के अपने भाई बहनों के लिए की, और जिस पुरजोश अंदाज में उन्होंने तकरीर की, और जितना खूबसूरत अल्फाजों में उनके लिए उन्होंने कहा कि, और इवन प्रोटेस्ट किया कि जी जो उनके साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, उस पर वो शदीद प्रोटेस्ट करते हैं। तो वाकई उनकी उस तकरीर से मैं खुद भी बहुत मुतासिर हुई, और इस तरह के जो जज्बात अगर हमारे लीडर के होंगे तो वाकई ये चीज़ जो है हमारे लिए बहुत अच्छी है। और मुझे बड़ी खुशी हुई नवाज शरीफ की ये तकरीर सुन के कि उन्होंने कश्मीर के भाई बहनों के लिए अपने दिल के जज्बात, अपने प्यार का इजहार इस खूबसूरत तरीके से किया कि वाकई मुझे बड़ा फख्र है इस बात का कि वो हमारे पाकिस्तान के एक बहुत बड़े लीडर हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। अभी कुछ बात करेंगे हम कमर दर्द के इलाज की। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कमर दर्द हो जाता है, लेकिन बताती चलूं कि हमारे साबिक सदर परवेज मुशर्रफ साहब के कमर में शदीद किस्म का दर्द था और यही चीज उन्हें बाहर ले गई और इसी वजह से उन्होंने अपना नाम ECL से निकलवाया। और अभी वहाँ पे जो कमर दर्द का इलाज हो रहा था वो क्या, वाह वाह वाह, वीडियो में आप देख सकते हैं। ये देखें, ये जी कमर दर्द का कमाल नुस्खा है जी। इसको कहते हैं ठुमका थेरेपी या डांस थेरेपी कह लो। डिक्टेटरशिप से आपकी नफरत अपनी जगह, ठुमका को या डांस क्या मतलब बोलने में क्या हर्ज है? ओहो, ठुमके पे ठुमका। ये शेख रशीद की दोस्ती जो है ना, वो कल कह रहा था कि इस इख्तिलाफ के वो लीडर जो सपोर्ट नहीं कर रही थे अपना इमरान खान को, वो मुनाफिक हैं और वो गंदे अंडे हैं। तो यार मतलब ठुमके की बजाय रक्स क्या लो मेरे भाई, डांस क्या लो यार। सुभान अल्लाह। सारा दिन बैठ के आप बोल के जो मुंह में आता है बोल के मुझे कह रहे हैं कि थोड़ा सा अखलाकियात का ख्याल है। जनाब मैं हाजिर हूँ। ये बात हो रही है डांस की बात नहीं हो रही है। इससे कमर में ये देखे ना जी कि ये तो बहाना तो ये था ना जी कि कमर में दर्द है, हो सकता है इससे कमर में दर्द में आराम आता। वो चेयर पे, व्हील चेयर पे गए थे जहाज की सीढ़ियों तक, याद है ना आपको? और हॉस्पिटल दुबई में पहुंच, मेरी बात सुने, के बाहर हो जाता है बाज़ औक़ात, एक फिजा चेंज होती है, बंदा जाके दूसरी जगह ठीक हो जाता है। इसमें एतराज वाली क्या बात है? चलिए एतराज वाली बात नहीं है, मान लिया आपको। अगरचे वो जिन डॉक्टरों ने मौसूफ के कमर दर्द का सर्टिफिकेट जारी किया था ECL से निकलवाने के लिए, तो उनका भी हिसाब होना चाहिए कि उसकी हकीकत क्या थी। खैर, तो अब जनाब ये है कि कश्मीर में तो यार आग और खून की होली खेली जा रही है। ठीक है, 100 से ज्यादा लोग शहीद हो गए हैं, बच्चों को अंधा किया जा रहा है, बच्चियों को। अगर आपने ठुमका लगाना ही था, चले आपका लफ्ज बोल देता हूँ, किसी शादी में बेकाबू होकर आपको रक्स फरमाना ही था, तो जरूरी था कि इसको उस पर भी डाल दें आप, अपने ट्विटर पे भी। ओ भाई उन्होंने नहीं डाला, ये कि वो तो लगा रहे हैं ना, अपना डांस कर रहे हैं, ठुमका लगा रहे हैं, तो वीडियो किसी और ने बनाई। नहीं वीडियो बनाई है, लेकिन मेरे भाई आप चेक करें, मौसूफ ने खुद उसे डाला है उस पे। फिर क्या हो गया इसमें, मसला क्या हो गया? कोई बात नहीं अगर उन्होंने डाल दी। चलेंगे, तमाम मसाइल अपनी जगह, लेकिन हो सकता है डॉक्टर ने उन्हें कहा होगा भी 3 मिनट का रक्स आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आपको पता जी रक्स जंजीर पहनकर भी किया जाता है। कश्मीर में जुल्म और सितम का बाजार गर्म है साहब, कश्मीर में जुल्म और सितम के बावजूद पाकिस्तान में शादियां भी हो रही हैं। वो कर लेते। मैं ये कहता हूँ कि उन्हें इसे उस पे नहीं डालना चाहिए था, अपने ट्विटर पे और उसे सोशल मीडिया पे नहीं डालना चाहिए था। उनका जो एडमिन होगा उससे गलती हो गई होगी ना, उन्हें तो खुद नहीं यूज करना आता। जिसकी भी गलती थी, इस वक्त हमसे कोई गलती नहीं होने चाह रही। नाज़रीन, हमारे पास क्योंकि आज टूरिज्म का आलमी दिन बनाया जा रहा है, तो टूरिज्म के इस इंटरनेशनल डे पे हमारी रिसर्चर्स टीम ने एक पैकेज तैयार किया है सयाहत पर। टूरिज्म कैसे डेवलप किया जा सकता है, आइए सयाहत का ये खूबसूरत सा पैकेज देखते हैं। दुनिया भर की तरह आज पाकिस्तान में भी सयाहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तरक्की याफ्ता ममालिक में सयाहत सनत का दर्जा रखती है। इन ममालिक में सयाहों की बदौलत ही रोजगार के वसी मौके मौजूद हैं। पाकिस्तान में भी बेशुमार सयाहती मकामात मौजूद हैं, मगर नामसाइद हालात की वजह से इन तक रसाई मुश्किल थी। अब हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान के मशहूर सयाहती मकामात में गिलगित के करीब वाक़या बलकर, वादी आज़ाद कश्मीर में वाक़ नीलम वादी, शमजीला, देवसाई, पाए, सवात, नूर महल, अब्बासी मस्जिद, नारान शामिल है, जहां हर साल लाखों की तादाद में सयाह सैर करने की गर्ज से आते हैं। वतन अजीज के सयाहती मकामात अपनी खूबसूरती के एतबार से दुनिया भर में अपना मुनफरिद मकाम रखते हैं। जरूरत इस अम्र की है कि इन सयाहती मकामात के दुश्वार रास्तों को और सिक्योरिटी को बेहतर बनाया जाए, ताकि दुनिया भर के लोग यहां आ सकें। सयाहत को फरोग देकर हम मईशत की बहाली में अपना मस्बत किरदार अदा कर सकते हैं। सयाहत के आलमी दिन के मौके पर हमें ये अज़्म करना चाहिए कि पाकिस्तान में सयाहत को बहाल करने के लिए हर जरूरी इक़दाम करेंगे।
मैंने सुना आप भी सयाह हैं। वो रऊफ साहब होंगे, मैं तो गोरा चिट्टा हूँ। सयाह की बात कर रही हूँ। ये है वो वाली है, हलवे वाली। हाँ वो जो है, ठीक है। सयाह मुराद है, टूरिस्ट। हाँ वो मैं हूँ, बड़ा मैंने सफर किया है, बड़ा। और ये गर्मियों में तो मैंने इतना सफर किया ना जी, अंग्रेजी वाला, बस सफर ही करता रहा हूँ, पसीने पे पसीना। SUFFER। हाँ जी। नहीं, इससे मुराद ये ट्रैवल है, टूर है जनाब, माफ कीजिए, टूरिज्म। और अल्हम्दुलिल्लाह जो आपने पैकेज दिखाया उसको देख के मेरा दिल चाहता है मैं भी निकलूं, मुल्क की सैर करूं, कुछ ऐसे इलाकों की। रऊफ साहब ऐसे में जाना चाहिए। नहीं, आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, आपको यहीं रुकना चाहिए। नहीं, हम सबको जाना चाहिए, एक ना एक दिन तो सबने जाना है, तो हम सबको भी जाना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ एक ब्रेक लेना है, ब्रेक पर जाना है हमें, और ब्रेक के बाद मिलते हैं आपके फेसबुक मैसेजेस के साथ। This indigenous uprising of the Kashmiris have been met as usual with brutal repression by India's occupation force of over 500,000 soldiers. Over 100 Kashmiris have been killed, hundreds, including children and infants, blinded by shotgun pellets, and over 6,000 unarmed civilians injured over the past 2 months. On behalf of the Kashmiri people, on behalf of the mothers, wives, sisters, and fathers of the innocent Kashmiri children, women and men who have been killed, blinded, and injured, on behalf of the Pakistani nation, I demand an independent inquiry into the extrajudicial killings and a UN fact-finding mission to investigate brutalities perpetrated by the Indian occupying forces so that those guilty of these atrocities are punished. The Security Council must honor its commitments by implementing its own decisions. This General Assembly must demand that India deliver on the commitments its leaders solemnly made on many occasions. To this end, steps should be taken by the United Nations to demilitarize Jammu and Kashmir and undertake consultations with India, Pakistan, and the true representatives of the Kashmiri people to implement the resolutions of the Security Council. वेलकम बैक नाज़रीन। अब हमारे पास हैं आपके फेसबुक मैसेजेस, और आपके फेसबुक मैसेजेस में सबसे पहला मैसेज जो मैं पढ़ने जा रही हूँ वो है नाजिया परेज। लिखती हैं, कहती हैं कि मुझे सादिया बहुत क्यूट लगती है मगर मैं उर्दू नहीं समझ सकती, और दरख्वास्त है कि शो को इंग्लिश में भी चलाया करें सबटाइटल्स के साथ। इसीलिए क्यूट लगती है, इसकी उर्दू नहीं। सही बात है, सही बात है। वो जिस दिन उन्हें उर्दू समझ में आ गई आप क्यूट लगना भी बंद हो जाएंगी। शुक्र करें। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं। मलिक नवीद अहमद लिखते हैं, प्लीज शो को रेगुलर पोस्ट किया करें। होल शो इज ग्रेट, लव द होस्ट एंड 2 यंग मैन। 2 यंग मैन यानी मैं और आप। जाहिर है, हाँ, मैं होस्ट हो गई, हाँ। आप और रऊफ साहब। अच्छा, हमें तो उन्होंने ऐसे कहा जैसे हम गाइज होते हैं। 2 यंग गाइज। चलो मेहरबानी जी। कहते हैं ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर्स, तो वो अच्छा जिनकी आंखों में हुस्न होता है। आपने कहा ये सड़ा इस बात में है कि मुझे उन्होंने जवान क्यों कह दिया ना, मुझे यंग में क्यों शामिल कर लिया। ये वो खुद भी सड़ जाएंगे जिन्होंने कहा है ना आपको। बेफिक्र नाज़रीन, हमारे पास अगले जो नाम है जिन्होंने हमें मैसेज किया, लेकिन आप क्योंकि मैसेज जो है वो क्लियर नहीं करते, बाज़ दफा हेलो हाय लिख देते हैं, तो इस वजह से मैसेज तो हम शामिल नहीं कर रहे। नाम है जी अली वाजिद मुना खान, और अब हम कुछ
बात करेंगे आज की तस्वीर पर। हमारे पास जो आज की तस्वीर है, हमारा ये सेगमेंट है और आज की तस्वीर देखते हैं और आप भी देखिए जरा। क्या कहने भाई, मोटरसाइकिल, फिर मोटरसाइकिल है। ये उतारी कैसे जा, ये वो जैसे एक फिल्म थी ना जी, तारे जमीन पर, तारे जमीन पर, ये लग रहा है तारे जमीन पर हैं तो खैर आसमान में, तारे आसमान पे ही हैं, नहीं तारे 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 हैं केवल, आसमान पर कहाँ है, उसके ऊपर तो मोटरसाइकिल लदी हुई है। ये कल एक तस्वीर हमने देखी थी जिसमें वो मोटरसाइकिल पे वो आगे बैठे हुए थे, बच्चा बैठे थे। ये मेरा ख्याल है वही मोटरसाइकिल है। वो मोटरसाइकिल और बस वो जब चलाएंगे सड़कों पे भी यही हाल हो जाए। और ये मुझे शक है कि ये रिचार्जेबल मोटरसाइकिल है। रिचार्जेबल? इसीलिए उन्होंने बिजली की तारों के साथ लगाई हुई है, चार्ज हो जाएगी। अच्छा। फिर इसके ऊपर बैठेंगे फिर खुद भी चार्ज हो जाएंगे। लेकिन ये कोई तुक बनता है जी मोटरसाइकिल। ये काफ लीग के दौर में हम देखा करते थे, इलेक्शन में ना काफ लीग ने साइकिल लटकाया हुआ होता था चौक पे। मतलब ये होता था कि साइकिल को वोट दे दो। मोटरसाइकिल इतनी छत पे लटका देना तारों के दरमियान। हमारे मजदूर भट्टू साहब, वो जहाँ जाते थे ना लोग लोटे लटका देते थे। अच्छा जी, हाँ, रस्सियों के साथ लोटे लटका देते। हाँ, उसकी वजूहत कुछ और थी। चलिए आप आगे चलिए, उसकी जो भी वजूहत थी। लेकिन अभी हम बात करेंगे अमेरिका के लंबू जी की। 19 साल की एज में 7 फुट 8 इंच इनका कद है और हर साल इनका कद बढ़ता है 6 इंच। यानी अभी 19 साल की एज में ये दुनिया के सबसे कम उम्र लंबे तरीन इंसान हैं। टीन एजर्स में सबसे लंबे। तो लगता है साथ इन्होंने मेरा ख्याल है बोने बिठाए हुए हैं, इतने ये लंबे। अच्छा जी, लंबे बंदे का फायदा बड़ा होता है। क्या फायदा होता है? इनको भी फायदा होता होगा, इनके कई काम फ्री हो जाते होंगे, इनकी बचत हो जाती होगी। हमारे मोहल्ले में एक लंबा बंदा रहता है जी, जाले आपे लालंद है। ये छत पे खड़े होगे ना, पंखा खुद ही साफ करना। लेकिन छोटी मोटी चीजें, हाँ, छत वाले का बल्ब खुद बदल। लेकिन ये कोई जॉब करते हैं? ये जॉब नहीं करते हैं, अभी तो इनकी जॉब है ही नहीं। लेकिन इनकी ख्वाहिश है कि ये अपना एक बिजनेस स्टार्ट करें। इनको कहीं कोई बिजनेस ना स्टार्ट करें, मुझसे राब्ता कायम करें। क्या? इनकी जॉब लाखों की लग सकती है। खलीजी ममालिक में इनकी बड़ी जरूरत है। इनकी वहाँ क्या जरूरत है? ये वहाँ पे जॉब करें, 1.5 लाख रुपए पे मैं इनको जॉब लगवा के दूंगा। और काम क्या होगा भला? काम क्या होगा भला? क्या? इन्होंने ऊंटों को सुरमा डालना है। यकीन करें करोड़पति बन जाएंगे दिनों में, अपना घर भी वहाँ बना लेंगे। लेकिन आपको ये बताऊं कि इससे पहले एक टर्किश थे जिनके पास ये रिकॉर्ड था। अभी ये कम उम्र में ऊंटों की आंखों में सुरमा डालने का रिकॉर्ड, नहीं, तवील तरीन होने का रिकॉर्ड था। और उनकी एज थी 33 साल। इनकी उम्र क्योंकि अभी 19 साल है और कद बढ़ने के और ज्यादा चांसेस मौजूद है। देखें जी, एक दौर में, और ये पता है क्या है, इनके साथ बहुत सारी लड़कियां शादी करने के लिए तैयार होंगी। क्यों? उसकी वजह यह है कि इनके साथ जो लड़की शादी करेगी वो अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी में जब भी बात करेगी सर उठा के बात करेगी, की गाले की क्या आई। और ये जब भी किसी लड़की से बात करेंगे सर झुका के करेंगे। सादिया ये देखें, मैं तेनू क्या बाज आ जा, तू ना गल करेगा। तो इस लिहाज से वो औरत कद वाले आलम चन्ना साहब हमारे गुजरे हैं जी। हाँ, लेकिन ये तो कद उनसे भी बढ़ गया। हाँ, उनसे बढ़ गया। वो रिकॉर्ड हमारे वो फास्ट बॉलर भी है ना, इरफान जी जी। तो एक दिन वो देहात से वो एक दिन वो इंटरव्यू में बता रहे थे कि मेरा क्या दायरा लंबा है कि पिंडा जो दीवारें हाँ छोटी होती है ना। अच्छा। तो कभी कभी यूं लगता है कि जैसे वो कंजर्वेटिव माहौल में जैसे बेपर्दगी हो रही हो। जब भाई मैं अपने दोस्त का बता रहा हूँ, इतना लंबा उसका कद है, गाँव में से जा रहा हो ना, उत्थों ही सलाम ले जाता है, और खाला की हाल है, दीवार के ऊपर से। ये तो फिल्मी सा सीन हो गया। नहीं, हकीकत है। लेकिन उनके साथ एक डिसऑर्डर है। जब ये पैदा हुए थे तो नाज़रीन आपको बताते चलें कि इनका सिर्फ एक गुर्दा था और उसी के साथ एक और डिसऑर्डर भी इनके साथ मौजूद है। गर्दन की बैक पे पेट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं जिनके अंदर एक मादा बनता है और उसकी वजह से इनका कद बहुत तेजी के साथ। लेकिन एक किडनी के साथ तो जिंदा रहा जा सकता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आ जा सकता है। हमारे एक दोस्त हैं उनकी दोनों किडनीज नहीं है। तो वहाँ कहाँ कैसे जिंदा है वो? जिंदा कोई नहीं वो। तो फिर कहाँ? मियानी साहब साथ कब्रिस्तान लाहौर का। आपकी मरने के बाद भी उन्होंने उससे दोस्ती का ताल्लुक कायम रखा। वो तो कायम रखा। उसका ये जो नंबर तक मोबाइल में ये जो लंबू साहब आपने दिखाए है ना, ये हमारे मोहल्ले में जो लंबू साहब हैं, जब भी जूता लेने जाते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह डब्बा लेके आ जाते हैं जूते का। क्यों? क्योंकि उनके पाँव में डब्बा ही पूरा आता है। अभी हमारे पास जो किताब है वो इस वक्त आपने डिस्कस ना की तो वक्त पूरा नहीं रहेगा। किताब है आज की बेअमा लोग। बेअमा लोग। और शायर हैं इसके असद रिजवी साहब। असद रिजवी साहब एक मारूफ शायर हैं, तो सब आप जानते हैं। हाँ, पेरिस में होते हैं। पेरिस में होते हैं जी। और बिल्कुल रोशनियों के शहर में खुद भी रोशनियां फैलाते हैं।
اور محبت کرنے والے انسان ہیں، اور ان کی شاعری مطلب یہ جو کتاب ہے ان کی خصوصاً شاعری کی یہ کتاب جو ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں، محبت، پیار، عشق، یہ ان کے موضوعات ہیں، اور اس طرح سے بات بیان کرتے ہیں کہ آپ کو جب میں یہ ان کے کچھ شعر سناؤں گا تو آپ اندازہ کیجئے گا کہ آپ کو کس طرح سے کنوے ہوتی ہے بات اور کس طرح سے نیا مفہوم نکلتا ہے اس کا۔ پریم کے ہر جذبے سے آری لگتی ہے، پریم کے ہر جذبے سے آری لگتی ہے وہ لڑکی جو راجکماری لگتی ہے، وہ لڑکی جو راجکماری لگتی، وہ لڑکی اسد رضوی صاحب جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہ لڑکی جو راجکماری لگتی ہے۔ میں نے 14ویں رات کے چاند کو دیکھا ہے، میں نے 14ویں رات کے چاند کو دیکھا ہے، مجھ کو وہ تصویر تمہاری لگتی ہے۔ او مائی گاڈ، یہ اسد رضوی صاحب کہہ رہے ہیں، اسد رضوی صاحب۔ میں نے 14ویں رات کے چاند کو دیکھا ہے، مجھ کو وہ تصویر تمہاری لگتی ہے۔ اور شعر سنیے گا جی کہ دل کے بدلے میں وہ جان کی طالب ہے، پیار میں بھی وہ کاروباری لگتی ہے، پیار میں بھی وہ کاروباری لگتی ہے، اور ملنے میں تاخیر اسد جب ہو جائے، ملنے میں پاکستان جیت گیا نا 8 وکٹوں سے۔ سے آگاہ کریں کہ پاکستان 8 وکٹوں سے جیت گیا ہے۔ T20 کے عالمی چیمپئن ویسٹ انڈیز کی ٹیم پاکستان کے ہاتھوں کلین سویپ ہوئی ہے۔ ابوظہبی میں تیسرے T20 میچ میں پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو ہرا دیا ہے۔ پاکستان نے T20 سپر سیریز 3-0 سے اپنے نام کر لی ہے۔ ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو 104 رنز کا ہدف دیا تھا۔ ویسٹ انڈیز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 20 اوورز میں 5 وکٹوں پر 103 رنز بنائے۔ پاکستان کی طرف سے عماد وسیم نے شاندار بولنگ کرتے ہوئے 3 وکٹیں حاصل کی۔ ناظرین آپ کو فوری خبر سے آگاہ کرتے چلے کہ پاکستان 8 وکٹوں سے جیت گیا ہے۔ T20 کی عالمی چیمپئن ویسٹ انڈیز کی ٹیم پاکستان کے ہاتھوں کلین سویپ ہو گئی ہے۔ ابوظہبی میں تیسرے T20 میں پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو ہرا دیا ہے۔ پاکستان نے T20 سیریز 3-0 سے اپنے نام کر لی ہے۔ ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو 104 رنز کا ہدف دیا تھا۔ ویسٹ انڈیز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 20 اوورز میں 5 وکٹوں پر 103 رنز بنائے۔ پاکستان کی طرف سے عماد وسیم نے شاندار بولنگ کرتے ہوئے 3 وکٹیں حاصل کی۔ اور ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے ساتھ۔